हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे आपके जुलाई से लेके नवंबर तक के जो अपडेटेड करंट अफेयर्स होगा, घटनासार वार्षिकी जो आ चुकी है आपकी जनवरी से 5 नवंबर 2024 तक की। लेकिन हम लोग इसमें केवल जुलाई से नवंबर तक का पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जनवरी से जुलाई तक जून तक का जो करंट अफेयर्स था वो ऑलरेडी घटनासार की जब अर्धवार्षिकी आई थी उससे पूरा कंप्लीट किया, और वही सेम टॉपिक इसमें भी है, तो उसे रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि उसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे, आप उसे परचेस कर सकते हैं। और उसकी क्लास भी हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे यूट्यूब पे, तो वहां पे आई दृष्टि करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में सारी करंट अफेयर्स की संबंधित सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और आई दृष्टि को भी हमने सितंबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक का पूरा कंप्लीट किया था। लेकिन यहाँ पे मैंने बुक के माध्यम से कुछ हाईलाइट करते हुए यहाँ पे नेशनल करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ डिस्कस किया। और इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दी, यही वाली सेम जो आप स्टडी कर रहे हो। और इस कड़ी में हम लोगों ने नेशनल, इंटरनेशनल और यूपी स्पेशल ये सभी चीजें पढ़ ली हैं। आज हमारा शुरू होगा टॉपिक इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के बाद जो बचे हुए जो लास्ट टॉपिक होते हैं, जैसे संक्षिप्तियों में पुरस्कार हो गया, अंतरिक्ष एजेंसी हो गई, या आपका वैज्ञानिक परिदृश्य हो गया, ये सभी चीजें, खेल वगैरह सब इसमें आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये आज हमारी लास्ट क्लास होगी। तो चलिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्तों आर्थिक घटनाक्रमों की जो है कि वार्षिकी। लेकिन इसमें मैं पहले ही बता दूं कि आपको हम लोग जो कवर करेंगे यहाँ पे जुलाई से लेकर नवंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और इसको पढ़ने के बाद आप इसकी पीडीएफ को भी ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोस्ट किया, ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल, जहां पे लगभग 14,800 से अधिक फैमिली हो चुकी है हमारी, उसमें आपको ज्वाइन करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं टॉपिक को, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को अब महारत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त किया है, और इस तरीके से ये 14वें नंबर की कंपनी होगी, यानी कि टोटल 14 कंपनियां ऐसी हो चुकी हैं जिन्हें हमें महारत्न दर्जा प्राप्त हो चुका है। इसकी उद्योग की अगर हम बात करें तो ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया है। साथ ही साथ इसकी घोषणा 12 अक्टूबर 2024 को की गई थी, 12 अक्टूबर 2024 में, कि ये हमारी 14 नंबर की महारत्न कंपनी बन चुकी है। अब इसमें अगर आप देखोगे कि क्या क्या परमिशन मिल चुकी है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक परमिशन तो ये मिलेगी कि वो बिना सरकारी मंजूरी के अपने शुद्ध मूल्य का जितना भी उसका नेट वैल्यू है उसका 15% किसी भी परियोजनाओं में लागू कर सकती है, और 5,000 करोड़ तक का ये विदेशी उपक्रमों में निवेश कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी उनको सुविधा मिल जाती है अपने बिजनेस को और एक्सप्लोर करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए। गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है। 15% आप अपनी परियोजनाओं में लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार की परियोजनाओं, चाहे देश की, राज्य की, देश की, या फिर 5 करोड़ तक का आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो किसी फॉरेन कंपनी में। साथ ही साथ HAL की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिक्स वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी है। और इसका जो है कि मैंने आपको कई बार करंट अफेयर्स में रिलेटेड टॉपिक भी बताए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो क्राइटेरिया होता है महारत्न कंपनी बनने के लिए, उसमें क्या क्राइटेरिया को इसने पूरा किया है HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने पिछले 3 वर्षों में जो औसत वार्षिक टर्नओवर था वो 25,000 करोड़ से अधिक का था, वार्षिक टर्नओवर, जिसमें शुद्ध मूल्य का 15,000 करोड़ से अधिक टर्नओवर था, और शुद्ध लाभ की बात करेंगे तो 5,000 करोड़ से अधिक अर्जित किया। तो देखा जाए तो जो औसतन वार्षिक टर्नओवर है टोटल, ये 25,000 करोड़ तक है, और जिसमें नेट वैल्यू की बात करें, जो शुद्ध प्रॉफिट हुआ है वो आपका 15,000 करोड़ रुपए से अधिक, और शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक। अगर ये तीनों कैटेगरी कोई भी कंपनी कंप्लीट कर लेती है तो उसे महारत्न का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन इतना आसान नहीं होता दोस्तों, क्योंकि इसमें लगातार 3 वर्षों तक करना होता है, जबकि बहुत सी कंपनियां होती किसी एक वर्ष कर लेती तो अगले वर्ष उन्हें नुकसान हो जाता है। अब यहाँ पर जरा हम लोग एक बार जितनी भी 14 जो आपकी महारत्न कंपनियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल की बात करेंगे, जो कि, फिर उसके बाद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL की बात करेंगे, गैस इंडिया लिमिटेड गेल, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम NTPC अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC अर्थात रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बाद 3 और हैं, भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IOCL, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। तो आपको ये लास्ट की 4 कंपनियां याद होनी चाहिए, जो 11 नंबर पे IOCL बनी थी, 12 नंबर पे ONGC को मिला दर्जा, 13 नंबर पे OIL को मिला दर्जा, और 14 नंबर पे लेटेस्ट आपकी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये पूरा का पूरा मिल चुका है 14 महारत्न कंपनियों का दर्जा।
आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, क्योंकि हमें सारे टॉपिक नहीं डिस्कस करने दोस्तों। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम पे वही हमें पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा चीजें आप पढ़ भी नहीं सकते हो और ना रिवाइज कर पाओगे, इसलिए लिमिटेड ही रहना है लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों को। वैश्विक जीएनआई रैंकिंग 2024 के शीर्ष 10 देश। जीएनआई का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल इनकम की बात की जाती है। यहां पर अगर आप देखोगे प्रति व्यक्ति $1,25,210 की सकल राष्ट्रीय आय के साथ बरमूडा वैश्विक जीएनआई रैंकिंग के मामले में उच्च आय वाले देशों के रूप में शीर्ष पर है। कौन सा देश शीर्ष पर है? बरमूडा। दो बातें हो सकती है, या तो यहाँ पे जो है कि जनसंख्या बहुत कम होगी या फिर यहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी। दोनों ही बातें एक दूसरे के साथ पूरक होंगी। भाई अगर आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है और जनसंख्या कम है, इसका मतलब है एक एक व्यक्ति को अधिक से अधिक पैसा मिलेगा। तो इसीलिए लगभग $1.25 के साथ बरमूडा वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त करता है। अक्टूबर 2024 की जारी वैश्विक जीएनआई जो कि ग्रॉस नेशनल इनकम रैंकिंग 2024 में जो शीर्ष 10 देश हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो यहां देखोगे कि लगभग $1,25,210 के साथ बरमूडा आपका शीर्ष स्थान वाला प्राप्त होता है, उच्च आय वाला देश। और जिसके बाद आपको लिंचेस्टीन देखने को मिलेगा, नॉर्वे देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड। तो ध्यान देना कि बरमूडा जिस पे किसी का भरोसा नहीं हो सकता वो देश आपके शीर्ष नंबर पे आता है। जीएनआई होती क्या है? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, किसी देश की प्रति व्यक्ति औसत आय का एक प्रमुख मापक है और उसके निवासियों की समग्र संपत्ति को दर्शाता है। किसी भी देश के जो नागरिक है उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, इस चीज को इसी से प्रेजेंट किया जाता है। इसमें देश के लोगों द्वारा घरेलू और विदेशों दोनों तरह की अर्जित की गई कुल आय शामिल होती है। अब जैसे अगर हम बताएं, बहुत सारे लोग जो है कि भारत के बाहर भी काम करते हैं, भारत के अंदर भी काम करते हैं, तो दोनों प्रकार की उनकी आय को इसमें शामिल किया जाता है, तभी इसको ग्रॉस नेशनल इनकम भी कह सकते हो। या फिर अगर आपको मैंने बताया भी था इकोनॉमी में कि जीएनआई से अगर आपको एनएनआई की ओर जाना है, ग्रॉस से नेट की ओर जाना, तो इसमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है। अब आ जाते हैं हम आगे, एक और टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय एजेंसियों के द्वारा 127 देशों में कुपोषण और बाल मृत्यु दर संकेतकों के आधार पर भुखमरी के स्तर को मापने और ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसका प्रकाशन अक्टूबर 2024 में किया गया था। लास्ट टाइम आपने पढ़ा था 2023 की रैंकिंग में 111वां स्थान था। हालांकि मैंने खुद आई दृष्टि में पढ़ा था क्योंकि अक्टूबर में ये डाटा आया, जबकि हमने सितंबर तक का कवर किया था। लेकिन अब उस डाटा को छोड़ दीजिए, अब नया वाला आपको कवर करना है कि भारत को 105वें स्थान पे रखा गया है। और कितने देशों में अगर देखा जाए 127, जबकि पिछली बार अगर हम देखें तो टोटल 125 देश थे, जिसमें भारत को जो रैंकिंग मिली थी 111 मिली थी। इस बार क्या 2 कंट्री अधिक है, 127, तो उसके लिहाज से देखें तो भारत को 105वां स्थान मिलता है। और अभी भी भारत की स्थिति जो है गंभीर श्रेणी में रखी गई है भुखमरी के मामले में। इसको जो जारी करने वाली जो संगठन है, तो यहां देखोगे आयरिश मानवीय संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन सहायता एजेंसी वेल्ट हंगर हेल्प, इन दोनों संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। और आगे अगर हम देखते हैं कि 2024 के वैश्विक भूख सूचकांक 27.3 के स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है। जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का खराब प्रदर्शन लगातार जारी रहा है। 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 125 देशों की सूची में 111वें स्थान पर था, लेकिन इस बार कितने स्थान पे है? 105 स्थान पर है। अब आगे यहां पर देखते हैं, यहां पे जो गणना की जाती है वैश्विक भूख सूचकांक की गणना 4 संकेतकों, जिसमें कुपोषण हो गया, बच्चों का बौनापन हो गया, बच्चों में अवरुद्ध विकास हो गया और शिशु मृत्यु दर, इन सभी आधारों पे की जाती है। यानी कि कुपोषण का स्तर क्या है, बच्चों का बौनापन स्तर क्या है, जिसे ठिगनापन भी कह सकते हैं, बच्चों में अवरुद्ध विकास क्या है और शिशु मृत्यु दर क्या है। अब यहां पे अगर आप देखोगे कि अविकसित का जो अर्थ होता है 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों से है जिनकी लंबाई उनकी आयु के अनुसार कम है। अर्थात अगर कोई 5 से 6 साल का बच्चा है तो लगभग उसकी जो हाइट होनी चाहिए उससे बहुत कम हाइट है अभी भी। दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है ये चीज। दुर्बलता का मतलब होता है कि 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों से है जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुसार कम है, यानी जितनी लंबाई में आपका वजन होना चाहिए उस मात्रा में आपका वजन कम है, जो तीव्र कुपोषण का कारण है। और मृत्यु दर का अर्थ होता है अपर्याप्त पोषण और अस्वस्थ वातावरण के घातक
मिश्रण से है। तो ये चीजें आपको जो है कि क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पड़ोसी देशों में देखोगे पाकिस्तान 102वें स्थान पे, बांग्लादेश 81वें स्थान पे है। जबकि कई बार होता है ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तो हमसे बेहतर स्थिति में है, भले वहां पे जनसंख्या भी कम है, इन सब चीजों का भी इंपैक्ट पड़ता है। भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमारी गरीबी कम नहीं हो पा रही है। तो पड़ोसी देशों से जो कंपैरिजन करने का ट्रेंड होता है, जबकि ये देखना चाहिए कि हम तुलना कर किससे रहे, क्या वो हमारे लायक है कि नहीं, तो यहां पर इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। देखो, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हुए ही मैंने यहां पे पीडीएफ को तैयार किया है। तो यहां पर देखोगे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करेंगे। अभी हमने पढ़ा भुखमरी सूचकांक, अब हम पढ़ेंगे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024। देखो 17 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ओफी, जिसे हम कहते हैं ओपीएचआई, इसके द्वारा संयुक्त रूप से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 को जारी किया गया, जिसमें क्या क्या बातें कही गई हैं अगर आप यहां पे देखोगे तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 1.1 बिलियन लोग, मिलियन नहीं दोस्तों, बिलियन लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। कितने बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं गंभीर तरीके से। अगर इसमें भी आप देखोगे रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जो गरीब लोग हैं वो इंडिया में है रैंक 1, जिसमें भारत में लगभग 23.54 करोड़ लोग अभी भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में है, मतलब बहुआयामी गरीबी में है। और रैंक 2 पे आपका पाकिस्तान आता है, जहां पे 9.2 करोड़ लोग आज भी बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। आगे चलते कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे यहां पे देखोगे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक को बस हमने कवर करना है और बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो उसे छोड़ते चलो। 20 सितंबर 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 6 नंबर का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में लगातार दूसरे वर्ष भी केरल ने क्या स्थान प्राप्त किया, शीर्ष स्थान प्राप्त किया। कौन सा शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 6 नंबर का जो था, मतलब पिछले 2018 के आसपास से लगातार इसको जारी किया रहा है और ये छठी रैंकिंग थी जिसमें केरल फर्स्ट स्थान पे है। तमिलनाडु को देखेंगे तो ये दूसरे नंबर पे है, जबकि जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो ये तीसरे स्थान पे है। तो इन 3 राज्यों ने टॉप 3 प्रदर्शन किया है। तो अब यहां पर हम और आगे देखना चाहेंगे कि अगर इस सूचकांक में अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में देखो दोस्तों नागालैंड को एक विशेष मान्यता दी गई है, क्योंकि इसने विगत वर्ष की तुलना में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने में समग्र प्रगति दिखाई है। और अगर हम बात और आगे बढ़ाते हुए कहें कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र में इस रिपोर्ट का अनावरण किया गया, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, जेपी नड्डा साहब हैं, इनके द्वारा इसका अनावरण किया गया। और अगर हम रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है, जबकि अभी मैंने बताया ओवरऑल में केरल था, फिर तमिलनाडु है, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर है। लेकिन अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर होता है पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे चंडीगढ़ है और तीसरे नंबर पे दिल्ली आता है। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या स्थिति है? तो उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है 14 नंबर पे है उत्तर प्रदेश इस मामले में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, जिसको 44.25 स्कोर मिला है। और 21 नंबर पे आपका बिहार आता है जिसको स्कोर मिला है 36.5। अब आगे चलते हैं और एक नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। यहां पे आप देखोगे कि नेटवर्क गुणवत्ता के मामले में श्रीनगर शीर्ष पर है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हमें कवर करने हैं। नई दिल्ली में प्रगति मैदान पर आयोजित इंडियन मोबाइल कांग्रेस में 16 अक्टूबर 2024 को जारी किए गए ओपन सिग्नल की भारतीय शहरों की डिजिटल तैयारी रैंकिंग 2024 में जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर गुणवत्ता के मामले में देश के 50 शहरों में शीर्ष स्थान पे है। अब देखो यहां पे आपको लगेगा सर बहुत सारे टॉपिक हमने छोड़े हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आई दृष्टि में है। कोई टॉपिक नेशनल में होगा, कोई इंटरनेशनल में होगा, कोई इकोनॉमी में होगा, कोई साइंस में होगा, कोई अपडेटेड में होगा, हर जगह वो टॉपिक हैं। क्योंकि मैंने खुद सितंबर तक के सारे टॉपिक कवर किए थे, तो मुझे पता है कि कौन कौन से टॉपिक नहीं थे, वो मैंने इंडिकेट किए, और जो हैं ऑलरेडी वो से हमने एक जगह से जब पढ़ लिया है दृष्टि से, तो घटनासार से उन्हीं चीजों को दोबारा पढ़ने का कोई पैटर्न नहीं बनता है, अलग अलग कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की आगरा की, तो ये हमारा भारत के स्तर पे दूसरे नंबर पे है नेटवर्क की गुणवत्ता के मामले में, और हरियाणा का जो फरीदाबाद है वो तीसरे नंबर पे है, और पटना का स्थान की बात करें तो 5वें नंबर पे आता है, मेरठ की बात करेंगे तो ये 7वें नंबर पे आता है। तो इस तरीके से नेटवर्क गुणवत्ता के मामले में शीर्ष स्थान किसको मिला? श्रीनगर को मिला, दूसरा स्थान आगरा को, तीसरा फरीदाबाद को। आगे देखते हैं यहां पे बागवानी।
अगर हम बागवानी की बात करें, देखो मैंने एक आर्थिकी मैगजीन थी परीक्षा वाणी की, जिसमें 4-5 क्लासेस ली थी, जिसमें एनवायरनमेंट मतलब फॉरेस्ट रिपोर्ट को लेकर था, और साथ ही साथ आप उसकी मिनरल्स रिपोर्ट को लेकर था, ठीक है, एग्रीकल्चर रिपोर्ट में था। लेकिन वहां पे मैंने स्पष्ट कहा था कि वो लगभग 4 या 5 जून को जारी की गई थी, जिसमें खरीफ फसलों के तो आंकड़े थे, जायद फसल के नहीं थे, और रबी फसल के जो थे वो 2023 के थे, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे जैसे पेपर पोस्टपोन होता गया, आगे बढ़ गया, तो अब नई रिपोर्ट भी आ गई, तो हम उसे पहले फोकस करेंगे। यहां पे देखो कि तीसरे अग्रिम अनुमान कब आए हैं, अगर आप इसे देखोगे तो विगत वर्ष 2023-24 में देश में बागवानी फसलों का उत्पादन लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान है। कितना है दोस्तों बागवानी फसलों में? 353.19 मिलियन टन। यहां पर अगर आप देखोगे तो पिछले वर्ष की अपेक्षा अगर हम बात करें, पिछले वर्ष की अपेक्षा 2.29 मिलियन टन यानी 22.94 लाख टन उत्पादन अधिक किया गया है, ठीक है। अधिक नहीं मतलब कम रहा है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि 2023-24 में कितना अनुमान रहा है, 353.19, जबकि 22-23 में था 355.48, इसलिए लगभग 2.29 मिलियन का आंकड़ा कम रहेगा। बागवानी उत्पादन में हम किन किन चीजों की बात करते हैं, तो फलों की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं, बागवानी फसलों की बात करते हैं, मसाले की बात करेंगे, फूल की बात करेंगे, शहद की बात करेंगे, औषधीय पौधों, इन सभी का उत्पादन किया जाता है। बागवानी उत्पादन के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 21 सितंबर 2024 को एक नई रिपोर्ट जारी की गई, जो कि दूसरा जो अग्रिम अनुमान था इसको मैंने 4 जून के हिसाब से पढ़ाया था आपको, ठीक है, 4 जून का। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई वो 21 सितंबर की आई और आपके पेपर दिसंबर में है, तो ये संभावना रही कि सितंबर वाले को ही बेस बना के प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर है बात? जबकि दूसरे जब अग्रिम अनुमान थे तो 352.53 मिलियन टन माना जा रहा था, लेकिन अब कितना हो गया है, 352 नहीं बल्कि 353.19 मिलियन टन माना जा रहा है इसका उत्पादन। जिसमें अगर आप देखोगे यहां पर जो मैंने चीजें आपको पढ़ाई थी कि जब हमने दूसरा अनुमान पढ़ा था जो जून के आसपास आया था, तब अगर आप देखोगे उत्पादन हो रहा था 252.23, लेकिन अब अगर हम देखते हैं 23-24 में जो तीसरा अनुमान आता है तो यहां पे हो रहा है 353.19 मिलियन टन जो है कि उत्पादन। लेकिन अगर हम 22-23 की अपेक्षा देखें, इसका कंपैरिजन करते हुए इसको, तो ये गिरावट दिखाता है, गिरावट दिखा रहा है। जैसे सब्जियों का टोटल कितना उत्पादन होगा, तो सब्जियों का उत्पादन होगा 205.80 मिलियन टन। तीसरे अग्रिम अनुमानों में प्याज का उत्पादन अब घट गया है, लगभग 242.44 लाख टन होने का रह गया है। अब यहां पे रबी के लिए एमएसपी को देख लीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था अक्टूबर 2023 की जो एमएसपी थी, क्योंकि अगर पेपर मान लो अक्टूबर में होता, जुलाई में होता तो उस हिसाब से था, लेकिन जब दिसंबर में हो रहा है तो नई एमएसपी रिपोर्ट आ चुकी है, तो आपको इसे ही फॉलो करना है। जैसे अगर हम देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर 2024 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में 2025-26 के लिए रबी की 6 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई। कितनी फसलें शामिल है रबी की? 6 फसलें शामिल है। और उनमें वो 6 फसल कौन कौन सी है अगर आप देखोगे तो एक गेहूं हो जाएगा, जौ हो जाएगा, चना हो जाएगा, मसूर हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा। तो ये टोटल 6 प्रकार की फसलें हैं जिनकी एमएसपी दी गई है। अब यहां पे अगर आप एमएसपी पे फोकस करोगे, एमएसपी पे अगर आप फोकस करोगे तो मैं डायरेक्ट आपको लेके आता हूं, ये 24-25 है और अब ये 25-26 है जो लेटेस्ट वाली है। गेहूं को कितना किया गया? 2275 रुपए में 150 रुपए की वृद्धि करते हुए कितना कर दिया गया? 2425 रुपए कर दिया, यानी 24-25 कह सकते हो। जौ की बात करेंगे तो 1850 रुपए में 130 रुपए की वृद्धि करते हुए 1980 रुपए किया गया। इसी तरीके से मसूर को अगर आप देखोगे तो 6425 रुपए से बढ़ा के 6700 रुपए किया गया, जो कि 275 रुपए हो गया। कुसुम सरसों की बात करेंगे तो यहाँ पे 5650 रुपए से बढ़ा के 5950 कर दिया गया, अर्थात 300 रुपए की वृद्धि की गई। तो एक प्रश्न बन सकता है कि सबसे अधिक हमें किस रबी फसल में वृद्धि देखने को मिलती है? भाई 6 फसलें हैं टोटल, गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम, लेकिन इनमें सरसों में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो है कि वृद्धि की गई है 300 रुपए की, मैक्सिमम इसी में वृद्धि की गई। और अगर न्यूनतम की बात करें तो जौ में मिलती है आपको 130 रुपए की न्यूनतम ये वृद्धि देखने को मिलती है। ये चीज हो गई क्लियर। अब आगे हम चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम देखते हैं तो अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वे किया गया है। इसको देख लेते हैं, नाबार्ड के द्वारा आयोजित किया गया 10 अक्टूबर 2024 को। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक नाबार्ड जिसे हम लोग कहते हैं ने अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वे 2021-22 को जारी किया है। और ये जो सर्वे किया गया ये 1 लाख ग्रामीण परिवारों के सर्वेक्षण के आधार पर डेटा प्राप्त किया गया। तो ध्यान देना, ये ग्रामीण परिवारों की बात हो रही, केवल किसानों का डाटा नहीं है, इसमें
कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सरकारी नौकरी में होंगे या प्राइवेट बिजनेस में होंगे, लेकिन वो गांव में रहने वाले परिवार हैं। तो इनका इन्होंने जब आंकड़ा प्रस्तुत किया तो इन्होंने बड़े अच्छे आंकड़े बताए। क्या बताया कि ग्रामीण परिवारों की जो मासिक आय थी 2021-22 में जो कितनी हो गई, ये 12,698 रुपए हो गई, जो कि 2016-17 में अगर आप देखोगे तो 8,000 रुपए हुआ करती थी, अब बढ़ के कितनी होगी 12,698 रुपए हो गई, जो कि 57.6% की वृद्धि है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि वित्तीय बचत की बात करें तो परिवारों की वार्षिक औसत वित्तीय जो बचत है वो 13,209 रुपए हो गई। कितनी? 13,209 रुपए। और इस बचत के मामले में भी उत्तराखंड ने लगभग 93%, उत्तर प्रदेश लगभग 84% और झारखंड लगभग 83%। ये इनके बचत के आंकड़े हैं, ये टॉप मोस्ट स्टेट माने जा रहे हैं। यहां पर अगर देखोगे इनके औसतन खर्च को देखें तो ये इनका एक महीने का जो खर्च है वो 11,262 रुपए हो गया है। अब बात को समझना है, यहाँ पे ये मैंने जो आय बताई थी 12,698, ये दोस्तों मासिक आय थी, लेकिन यहाँ पे जो बचत बताई गई है वो वार्षिक तौर पे बताई गई कि 13,209 रुपए उनकी बचत हो रही है। और यहाँ पे अगर आप 11,262 रुपए देख रहे हो तो ये आपके औसतन खर्च है महीने का। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि किसान क्रेडिट कार्ड लगभग 44.1% जो है कि इनकी संख्या हो चुकी गांव में, इस योजना का भी विस्तार लगातार हो रहा है। और ग्रामीण परिवारों का जो बीमा कवरेज है पहले जो केवल 25% के आसपास होता था, अब वो बढ़ के 80.3% के आसपास पहुंच गया। तो ग्रामीण परिवारों का बीमा कवरेज कितना हो गया 80.3। साथ ही साथ जैसे जैसे वित्तीय गतिविधियों से जुड़ रहे हैं, वित्तीय योजनाओं से जुड़ रहे हैं, बैंकों में जो है कि अपने खाते ओपन करा रहे हैं, जनधन अकाउंट से जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में इनकी वित्तीय साक्षरता दर भी बढ़ती जा रही है, जो 33.9% से बढ़ के 51.3% हो गई है। तो ये पूरा का पूरा नाबार्ड के द्वारा एक ग्रामीण परिवारों का सर्वे किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सरकार ने खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन तिलहन को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में 3 अक्टूबर 2024 को, कब दोस्तों 3 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट की बैठक में खाद्य तेल तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दे दी है। ध्यान से समझ लो मेरी बात को, खाद्य तेल और तिलहन पर एक राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दे दी गई है। और इसका लक्ष्य क्या होगा कि अगले 7 वर्षों में हमें तिलहन की फसलों में आत्मनिर्भर होना, यानी हम कहीं से भी आयात न करें। तो तिलहन के उत्पादन में हमें क्या करना है, आत्मनिर्भर होना है। कितने वर्ष में? 7 वर्षों में। तो टारगेट क्या है 2024 से लेकर 2030-31, अर्थात 2024-25 में अगर आप 7 वर्ष जोड़ोगे तो आपका 30-31 हो जाएगा। और इस अवधि के दौरान हम परिव्यय कितना करेंगे 10,103 करोड़ रुपए हम बजट भी इसमें कर रहे हैं खर्च। और इस मिशन का जो लक्ष्य है कि प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 2030-31 तक हम 69.7 मिलियन टन कर दें। लगभग देखा जाए तो 1.5 गुना वृद्धि करने की बात की जा रही है। और इस तिलहन फसलों में अगर हम देखेंगे, रेपसीड सरसों हो गया, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी हो गया, तिल के उत्पादन, इन सभी चीजों को बढ़ाना जो तिलहनी फसलों से संबंधित होते हैं। तो ये आपका मिशन जो है कि मंजूरी दे दी गई है। और आगे अगर हम इन चीजों को देखते हैं तो भारत सरकार ने 2021 में देश में जो पाम ऑयल होती है इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए 11,040 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम या पाम ऑयल शुरू कर दिया है। तो ये भी एक मिशन 2021 में शुरू किया गया था। ठीक है। और ये वाला आपका तिलहनी फसलों से भी शुरू कर दिया गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ आंकड़े यहाँ पे परिवर्तित हुए। जैसे 2024-25 में भारत के राज्य राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाले राज्य की बात की जा रही है। ये जो आंकड़ा है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा हाल ही में आंकड़े जारी किए गए, जिसमें 2024-25 में बताया गया कि भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाले जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने जब बजट आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे ये भी मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश 9 से 10% योगदान करने के साथ सेकंड नंबर पे है। लेकिन अब इन आंकड़ों को सुधार लो, नहीं तो गलती अगर होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए ऐसे अपडेटेड टॉपिक को मैं जरूर रख रहा हूं कि ताकि जो पिछले आंकड़े थे उनमें जैसे ही कोई परिवर्तन आया है तो उसको जरूर कवर किया जाए। बहुत अच्छे से याद है मुझे, ये मैंने बार बार फोकस करके कराया कि भाई महाराष्ट्र के बाद यूपी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो जीडीपी में योगदान कर रही है। लेकिन अब जो नया आंकड़ा आ गया है वो आंकड़ा ये कहता है
कि देश की जीडीपी में महाराष्ट्र कितना योगदान कर रहा है दोस्तों, 13.3% का। दूसरे नंबर पे अब तमिलनाडु आ गया जो लगभग 8.90 का योगदान कर रहा है। तीसरे नंबर पे कर्नाटक आ गया जो 8.20 का योगदान कर रहा है। और तो और अगर हम पांचवें नंबर की बात करेंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश हुआ है जो लगभग 8.0% का योगदान कर रहा है। तो अब अगर हम बात करें कि देश की जीडीपी में तीन सबसे बड़े जो राज्य हैं उसमें महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। यूपी का नंबर पांचवा हो चुका है जो देश की जीडीपी में योगदान करता है। क्लियर होगी बात, बाद में कंफ्यूज मत होना, इसलिए इस चीजों को अभी सुधार लो। अब चलते हैं महारत्न कंपनियों के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नवरत्न कंपनियां। चार नई कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया अगस्त 2024 में, जैसे एसजीवीएन यानी जो सतलज जल विद्युत निगम है, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन हो गया, रेलटेल हो गया और एसईसीआई। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे केंद्र सरकार ने 30 अगस्त 2024 को चार सरकारी कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया, जिसमें आपका एसजेवीएन, एसईसीआई यानी कि सेकी बोलते हैं, एनएचपीसी और रेलटेल कॉर्प को अब नवरत्न कंपनियों की सूची में शामिल कर दिया गया। और अक्टूबर 2024 तक का लेटेस्ट आंकड़ा यह कहता है कि नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई, 25, और जबकि महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी होगी, 14 होगी। तो इसे लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे कि इनकी क्रम वाइज, तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 22वें नंबर की नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड जिसको सेकी अर्थात सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको देखा जाए तो इसको 23वें नंबर की नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। और ये आपके नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सरकारी कंपनी है। अभी मैं आपको बता दूं कि अभी आप लगातार पिछले 4 दिनों से सुन रहे होंगे कि यूएसए ने अडानी के ऊपर केस किया और उनको गिरफ्तार करने का अरेस्ट वारंट जारी किया है। ठीक है, गौतम अडानी, उनका मामला भी कुछ इसी से संबंधित था, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। इसको लेकर सेबी को लेकर और अमेरिका की इंडस्ट्रीज को लेकर कुछ करप्शन किया गया है। क्या मामला है क्या नहीं वो अलग मुद्दा है, लेकिन उसमें ये कंपनी शामिल है। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे 24 नंबर पे एनएचपीसी आती है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, जो कि नवरत्न कंपनी के रूप में दर्जा इसको मिल गया। और लास्ट आपकी जो लेटेस्ट है अभी एसजेवीएन सतलज जल विद्युत निगम को 25वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया। तो अगस्त 2024 में चार बड़ी कंपनियों को अब नवरत्न का दर्जा दिया गया है। यहां पर एक और हम आंकड़े को पढ़ेंगे कि कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो ये सर्वाधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन बनाने वाला राज्य बन गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा अगस्त 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि कर्नाटक में लगभग 5,765 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के साथ देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दूसरे नंबर पे आप देखोगे इस सूची में महाराष्ट्र आता है जहां पर 3,728 इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के स्टेशन है। और थर्ड नंबर पे आपका अपना उत्तर प्रदेश आता है जहां पे 1989 स्टेशन है। और फोर्थ नंबर पे आपका दिल्ली आता है जहां पे 1941 स्टेशन है। तो अगर हम बात करें कि लोगों को, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदिए अधिक से अधिक ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सके, तो लोगों को हमें चार्जिंग स्टेशन भी देने पड़ेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने घरों में चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि इनका बहुत महंगा फिर प्राइस पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए कर्नाटक में सबसे बड़ा अधिक चार्जिंग स्टेशन है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे यूपी और फोर्थ नंबर पे आपका दिल्ली है। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशनों को केंद्र सरकार की हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण जो फेम योजना है, ठीक है, फेम योजना जैसे विभिन्न स्रोतों के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। और कर्नाटक भारत का पहला राज्य भी है जिसने 2017 में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की नीति को पेश भी किया था। अब यहाँ पर हम लोग आर्थिक घटनाक्रम को कंप्लीट कर चुके, जितने भी इंपॉर्टेंट थे आपके जुलाई से लेकर नवंबर तक के। और यहाँ पे समसामयिकी वार्षिकी को अब हम लोग देखेंगे और इसके आगे एक और क्लास में आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर टाइम मिल पाए तो, जिसमें जो आगे संक्षिप्तियां हुई है ना, जो बिंदु वाले होते हैं, जो अपडेटेड होते हैं, जिसमें 6 नवंबर तक की घटना दी हुई है लेटेस्ट वाली, उन सभी चीजों को पॉइंट वाइज हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। जितनी भी चीजें होंगी वहां से मैं सारा रिवाइज करवा दूंगा आपका, तो उसके लिए निश्चिंत रहना। ठीक है, और अदरवाइज अगर टाइम नहीं मिल पाया तो आप लोग के पास मैगजीन होगी, नहीं होगी तो मैं पीडीएफ बना के पोस्ट कर दूंगा, आप उसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी हमें आई दृष्टि की जो रिवीजन सीरीज थी उसमें एक सीरीज आनी बाकी है, वो है इकोनॉमी की, और उसको कराने के बाद करंट अफेयर्स का सारा हेडक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें समसामयिकी में। सबसे पहले देखेंगे हम लोग चर्चित व्यक्तियों के बारे में, कौन कौन से भी लेटेस्ट चर्चित व्यक्ति आए हैं।
तो यहां पर अगर आप देखोगे विवेक देवराय जी कौन है? देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी थे ये। विवेक देवराय जी का 69 वर्ष की अवस्था में 1 नवंबर 2024 को निधन हो गया। ये नवंबर की घटना है, लेटेस्ट वाली। और विवेक देवराय जो कौन थे? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे वर्तमान में, और इनका निधन हो गया है। हालांकि इन्हें 2015 में पद्मश्री और 2016 में यूएस इंडिया बिजनेस समिट द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। ये इनकी 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। अब इनके बारे में और जानकारी जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और लाइन दिख रही है कि इन्हें 25 सितंबर 2017 को पीएमईएसी यानी कि आर्थिक सलाहकार परिषद, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, इसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? 2017 को किया गया था। और साथ ही साथ वो नीति आयोग के भी सदस्य थे। तो ये 2-3 लाइनें और एक्स्ट्रा मैंने बता दी जो इंपॉर्टेंट है। रतन टाटा जी के बारे में बात करेंगे। कौन नहीं जानता रतन टाटा जी को? और जिस दिन वो गए थे पूरे देश की आंखें नम हो गई थी। यहां पर अगर आप देखोगे कि रतन टाटा जी की 86 साल की उम्र में 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। कहां पे? कैंडी अस्पताल में। 86 वर्ष की उम्र थी और लगभग 9 अक्टूबर 2024 को उनकी डेथ हो गई। रतन टाटा जी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनको सन 2000 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। 2008 में दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और कुछ इनके नाम पे विदेशी पुरस्कार भी हैं, जैसे मानद नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर यूनाइटेड किंगडम ने दिया। कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस सरकार ने दिया 2016 में। ग्रैंड कॉर्नर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान सरकार ने 2012 में दिया। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मानद अधिकारी ऑस्ट्रेलिया सरकार 2023 में दिया। इतालवी गणराज्य के ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड ऑफिसर इटली 2004। उरुग्वे के ओरिएंटल गणराज्य का पदक उरुग्वे सरकार द्वारा 2004। तो देखो, विदेशों का भले याद ना रह पाए लेकिन 2 को याद रख लेना। एक तो कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस सरकार ने इनको 2016 में दिया। दूसरा आपको याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मानद अधिकारी ऑस्ट्रेलियाई सरकार 2023। ये 2 लेटेस्ट हैं, 2016 और 23 वाले याद रख लेना। बाकी भारत सरकार के द्वारा इन्हें सबसे पहले 2000 में पद्म भूषण दिया गया और 2008 में पद्म विभूषण भी दिया गया। तो ये चीजें याद रख लेना इनके बारे में। आगे देख लेते हैं और कोई व्यक्ति, जैसे तेगवीर सिंह जी की बात करेंगे। तेगवीर सिंह जी कौन है? पंजाब के रोपड़ के 5 वर्षीय तेगवीर सिंह ने 23 अगस्त 2024 को तंजानिया स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पहले एशियाई पर्वतारोही बन गए। अब देखो, 5 साल का कोई बच्चा 5 साल का अकेले तो नहीं चढ़ेगा, लेकिन वो शायद अपने पिताजी के साथ गए होंगे या किसी पर्वतारोही गाइड के साथ गए होंगे। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची जो चोटी है किलिमंजारो, जो तंजानिया में आती है, इस पर इन्होंने, जो कि पंजाब के रोपड़ जिले से सम्मानित है, तो ये भारत के लिए जो है कि एक अच्छी बात है और ये उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। नीमा रिंजी की बात करेंगे तो नीमा रिंजी, जो कि नेपाल की शेरपा नीमा रिंजी ने 9 अक्टूबर 2024 को माउंट सिसा पांगमा को पर चढ़ाई पूरी कर 8000 मीटर से अधिक ऊंची की दुनिया, मतलब 8000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की सभी 14 पर्वत चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए। मतलब पूरी दुनिया में जहां जहां भी 8000 या उससे अधिक ऊंचाई की जो चोटियां हैं उस पर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, चाहे फिर वो आपके माउंट एवरेस्ट हो या फिर माउंट सीसा पांगमा हो या कोई भी अलग। अच्छा, माउंट सीसा पांगमा की अगर मैं बात करूं तो चीन में स्थित है, न कि नेपाल में, चीन में आती है ये चोटी। जिया राय की बात करेंगे। मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय जुलाई 2024 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक का मतलब होता है विकलांग होना, इसके रूप में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इंग्लिश चैनल दोस्तों पता है आपको कहां पे? जो लंदन के नीचे आपको देखने को मिलेगा। ये आपको बिस्के की खाड़ी कह दो या फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशन को नॉर्थ सी से जोड़ती है, ये वहां पे देखने को मिलेगा इंग्लिश चैनल। और ये पैरा तैराक है और ये पूरे विश्व में पहला इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। फिर साथ ही साथ जिया के नाम सबसे कम उम्र और सबसे तेज तैराक के रूप में पाक जलडमरू मध्य, जो श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुषकोडी तक लगभग 29 किलोमीटर को भी पार करने का रिकॉर्ड है। तो जिया राय कहां की है? मुंबई की है। आगे देखते हैं डॉक्टर मनोज सोनी, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के ये अध्यक्ष हैं। मनोज सोनी ने अगस्त 2024 में अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया गया और सोनी का जबकि कार्यकाल 2029 में समाप्त होना था। तो यूपीएससी के अगर चेयरपर्सन ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया तो कोई ना कोई बात रही होगी और इसी के बाद प्रीति सूदन को यूपीएससी का अध्यक्ष बना दिया गया।
आगे देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और भी व्यक्ति, जैसे आनंद कुमार जी की कहानी पढ़ेंगे जो आपके बिहार से संबंधित हैं, जो सुपर 30 कोचिंग भी चलाते हैं और इनके ऊपर ऋतिक रोशन ने एक मूवी भी बनाई थी। आनंद कुमार सुपर 30 कोचिंग के संस्थापक प्रसिद्ध गणितज्ञ बिहार के आनंद कुमार को जुलाई 2024 को दक्षिण कोरिया के कोरिया पर्यटन संगठन कोरिया टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मानद राजदूत नामित किया गया और साथ ही साथ इस संगठन ने विशेष कोरिया सुपर 30 पैकेज शुरू करने की भी घोषणा की है। इस पैकेज से छात्रों को देश की यात्रा करने और वहां की संस्कृति के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। तो कोरिया सरकार ने भी सुपर 30 जो है कि वहां का विजन शुरू कर दिया। हालांकि इस टॉपिक को मैंने आई दृष्टि में भी डिटेल से बता दिया था क्योंकि पुराना टॉपिक है। अर्जुन वाजपेयी जी की बात करेंगे अगर हम, तो ये भारतीय पर्वतारोही हैं जो अर्जुन वाजपेयी जी ने हाल ही में चीन के माउंट सीसा पांगमा जो कि 8027 मीटर पर सफल चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही बन गए। इससे पहले किसी भी भारतीय पर्वतारोही ने चीन की इस माउंट सीसा पांगमा पे चढ़ाई करने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि माउंट एवरेस्ट वगैरह पे तो चढ़ते हैं लेकिन यहाँ नहीं चढ़े थे। और अभी मैंने एक नेपाली शेरपा की भी नाम की चर्चा की थी इसी पर। आगे देखते हैं यहाँ पे अदिति आनंद, हरियाणा की 25 वर्षीय कलाकार हैं। अदिति आनंद को उनकी कलाकृति मैरी गोल्ड्स के लिए अक्टूबर 2024 में प्रतिष्ठित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के चित्रण पुरस्कार में उभरते चित्रकार श्रेणी में सम्मानित किया गया है। किसमें सम्मानित किया गया? उभरते चित्रकार के। नीता अंबानी की बात करेंगे, मुकेश अंबानी की पत्नी है। 24 जुलाई 2024 को रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 142वें सत्र में सर्वसम्मति से भारत की ओर से पुनः इंडियन ओलंपिक काउंसिल का सदस्य इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल या कमेटी का सदस्य चुना गया है। और उन्हें पहली बार 2016 में रियो डी जेनेरियो में चुना गया था व्यक्तिगत सदस्य के रूप में, और ये दोबारा 24 जुलाई 2024 को इन्हें फिर से चुन लिया गया यहाँ पर इंटरनेशनल कमेटी की तरफ। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ चर्चित स्थलों को देखते हैं। देखिए इसी तरीके से हमें चीजों को कवर करना है। बहुत सारे चर्चित स्थल तो मैंने आपके आई दृष्टि में कवर किए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लेटेस्ट आए हुए हैं। जैसे अगर आप देखोगे धुली खेल की बात करें तो नेपाल के कवरे पालन चोक जिले में स्थित धुली खेल नगर पालिका को अगस्त 2024 में WHO के द्वारा नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर घोषित किया गया और एशिया का दूसरा स्वास्थ्य शहर घोषित किया गया। इसी तरीके से मैंने आपको पोखरा नाम की एक जगह बताई थी नेपाल में, जो वहां की पर्यटन राजधानी है, पहली पर्यटन राजधानी, और जो किस पे स्थित है? फेवा झील पर स्थित है। किस पे स्थित है? फेवा झील पे। तो ये 2-3 पॉइंट याद रखना। धुली खेल को भी याद रख लेना क्योंकि ये नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर है। लातूर की बात करेंगे महाराष्ट्र के अंतर्गत, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 4 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के लातूर जिले में उदगीर नामक स्थान पर नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार, क्या है? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। दक्षिणी ईरान की बात करेंगे तो 28 अगस्त 2024 को दक्षिणी ईरान के एक गांव में अब तक का सर्वाधिक 82.2 डिग्री सेल्सियस तापमान सूचकांक निर्धारित किया गया, रिकॉर्ड किया गया। अब तक का है, अभी तक, इससे पहले आज तक दुनिया में कभी भी नहीं पड़ा, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि 82 डिग्री तक सेल्सियस तापमान चला गया वहां पे। बाकी ये जो आइजोल वगैरह आप देख रहे हैं, प्रकाशम देख रहे हैं, इनको क्यों नहीं हाईलाइट किया? क्योंकि ऑलरेडी हमने आई दृष्टि में कर रखा है। तो हम बार बार एक ही चीज को 4 अलग अलग जगह से पढ़ने से बढ़िया कि एक ही जगह पे बार बार पढ़े। हालांकि इसको भी मैंने कर रखा है, लेकिन कुछ चीजें मुझे बाद में याद आई कि यार ये तो मैंने आई दृष्टि में कर दिया है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के लियोंग करियुम अंग स्थित चूना पत्थर की गुफा में जुलाई 2024 में वैज्ञानिकों के द्वारा सबसे प्राचीन गुफा पेंटिंग की खोज की गई है और इस पेंटिंग को लगभग 51,000 वर्ष पुरानी मानी जा रही है। गांधीनगर की बात करेंगे तो गुजरात के गांधीनगर में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, क्या है? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के परिसर में 23 जून 2024 को दक्षिण एशिया में अपनी तरह के पहले भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया। वैश्विक स्तर पे 71 ऐसा केंद्र है और भारत के अंतर्गत पहला, ठीक है। और यह ऐसा केंद्र जिसको IOC के द्वारा मान्यता दी गई और इसका उद्घाटन भारतीय ओलंपिक समिति की जो अध्यक्ष है PT ऊषा, उनके द्वारा किया गया। किसके द्वारा? PT ऊषा के द्वारा। आई दृष्टि में मैंने इसे ही पढ़ा है। प्रकाशम की बात कर लेते हैं। जैसे अगर देखोगे कि बड़ोदरा विश्वविद्यालय गुजरात के पुरातत्वविदियों के द्वारा जून 2024 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में दुनिया के सबसे पुराने शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज की गई, जिसे लगभग 41,000 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। पड़ता बेट की बात करेंगे, पड़ता बेट गुजरात में आता है। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के पड़ता बेट में लगभग 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है और यह प्रारंभिक हड़प्पा स्थल कच्छ जिले के जूना खटिया कब्रिस्तान के निकट अवस्थित है।
महबूबनगर की बात करेंगे तो तेलंगाना के महबूबनगर जिले के गंगापुरम में मार्च 2024 में कल्याणी के चालुक्य राजवंश के 900 वर्ष पुराने शिलालेख की खोज की गई। कोडागु की बात करेंगे तो कर्नाटक के कोडागु जिले में बहने वाली 180 किलोमीटर लंबी लक्ष्मण तीर्थ नदी भीषण गर्मी के कारण ये सूख गई है और कुट्टा के जंगलों से निकलने वाली यह नदी कावेरी नदी में गिरती है। कहने का मतलब है कावेरी की सहायक नदियां थी। अब आगे देखते हैं यहाँ पे नवीनतम नियुक्तियों के रूप में, तो आरती सरीन का नाम याद करेंगे। सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने इस पद पर अपना कार्यभार 1 अक्टूबर 2024 को ग्रहण किया। ठीक इसी तरीके से टीवी नरेंद्रन की बात करेंगे जो कि टाटा स्टील के सीईओ हैं और टीवी नरेंद्रन को अक्टूबर 2024 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है। क्या? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है। यहां पर अगर देखोगे तो इनका कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक रहेगा और इस संस्था जो कि वैश्विक स्तर बहुत प्रतिष्ठित संस्था जो स्टील के उत्पादन का पूरा आंकड़ा देती है, इस पे चेयरमैन बनने वाले नरेंद्रन दूसरे भारतीय, क्योंकि इससे पहले 2021 में जिंदल ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने भी इस संस्था की अध्यक्षता की थी, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की। आगे देखते हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह के बारे में। ये एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने 30 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया है। संजीव खन्ना जी की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संजीव खन्ना जी को डी.वाई. चंद्रचूड़ की जगह भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। किस नंबर के हैं ये? 51वें नंबर के हैं। न्यायमूर्ति खन्ना जी ने 10 नवंबर 2024 को चंद्रचूड़ जी के अवकाश ग्रहण करने के बाद मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार ग्रहण किया। हालांकि इनका कार्यकाल मुश्किल से मुश्किल 8 महीने रहेगा, मतलब 13 मई 2025 तक इनका कार्यकाल है। और आगे देखते हैं कुछ नवीन नियुक्तियों में, अगर हम यहां पर देखते हैं, हाँ, आनंद महिंद्रा जी की बात करेंगे तो महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा जी को 16 अगस्त 2024 को तेलंगाना में नव स्थापित यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी, क्या है? यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया और इस पद पर इनका कार्यकाल केवल और केवल 1 वर्ष का होगा। विजया रहाटकर की बात करेंगे तो विजया रहाटकर को 19 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले रेखा शर्मा जी थी, अब उन्हें हटा दिया गया, मतलब रिटायर हो गई। अब ये नई आ गई हैं 19 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। और इससे पूर्व रहाटकर महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष थी, औरंगाबाद की महापौर के रूप में ये कार्य भी कर चुकी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जी के बारे में बात करेंगे तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं ये, कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू जी को सितंबर 2024 में 2024 से 27 के कार्यकाल के लिए एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट यानी ASOSAT का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट, ठीक है। प्रीति सूदन जी की बात करेंगे जो मैंने अभी बताया कि 1983 बैच की IAS अधिकारी हैं। प्रीति सूदन जी को मनोज सोनी की जगह UPSC का एक नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हालांकि प्रीति ने 1 अगस्त 2024 को अपना कार्यभार ग्रहण किया और इस पद पे इनका कार्यकाल अप्रैल 2025 तक रहेगा। प्रीति सूदन UPSC की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला हैं। इससे पहले रोज मिलियन बाथ्यू 1992 से 96 तक थी जो पहली महिला अध्यक्ष बनती UPSC की। और आगे देख लेते हैं, अब यहाँ पे कुछ हम ऑपरेशन या अभियान को पढ़ेंगे। हालांकि इसकी एक पूरी लिस्ट मैंने आई दृष्टि में कवर कराई थी, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट अभी जो लेटेस्ट हुए उनको बता दूं। जैसे काजिंद की बात करेंगे तो कजाकिस्तान हो जाता है KAJ मतलब KAZ, ये हो जाएगा कजाकिस्तान और ये IND का मतलब क्या? भारत। तो यहाँ अगर आप देखोगे कि भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच उत्तराखंड के औली में 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का आयोजित किया गया। तो कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में हुआ। और काजिंद का मतलब कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में। मालाबार की बात करेंगे तो ये समुद्री अभ्यास मालाबार 2024 का आयोजन 8 से 18 अक्टूबर 2024 को विशाखापट्टनम में बंदरगाह और समुद्री चरण में किया जाएगा। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले देश भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और अमेरिका की हिस्सेदारी, और यही चारों देश आपके क्वाड में भी शामिल हैं। स्वावलंबन शक्ति अभियान की बात करेंगे, शक्ति अभ्यास 2024 भारतीय सेना के सुदर्शन कोर झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया। 22 अक्टूबर 2024 तक किया गया। तो देखा जाए उत्तर प्रदेश स्पेशल भी प्रश्न बन जाएगा क्योंकि झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज है, वहां पर भारतीय सेना के द्वारा किया गया सुदर्शन कोर के नाम से।
नाविक सागर परिक्रमा 2। नाविक सागर परिक्रमा 2 का मतलब है कि नाविक सागर परिक्रमा के द्वितीय संस्करण को 2 अक्टूबर 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने गोवा में महासागर नौकायन नोड आईएनएस मंडोवी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें 2 महिला अधिकारी भी जा रही हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। ये आईएनएसवी तरणी पर सवार होकर दुनिया भर की परिक्रमा के लिए इस यात्रा पर रवाना हुई है। तो ध्यान देना, आईएनएस मंडोवी से दिखाई गई, जिसमें आईएनएसवी तरणी पर ये सवार होकर निकली है। यहां से आगे देखते हैं, यहां पे योजना और परियोजना के बारे में देख लेते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी आई दृष्टि में पढ़ी है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर बहुत सारे टॉपिक आपने छोड़ दिए, तो टॉपिक ही मैंने वो लिए हैं जो केवल आपके बचे हुए थे। जैसे क्रूज भारत मिशन की बात करेंगे, 30 सितंबर 2024 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा मुंबई बंदरगाह पे क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की गई। कहां पे क्रूज भारत मिशन की शुरुआत? मुंबई बंदरगाह पे की गई। इस मिशन का लक्ष्य 2029 तक भारत में क्रूज पर्यटकों की संख्या में 10 लाख तक की वृद्धि करना और 4 लाख रोजगार को सृजित करना। तो ये क्रूज भारत मिशन कहां छोड़ा गया? मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया गया है। और इस मिशन को देखा जाए तो 3 चरणों में लागू किया जाएगा। 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2029 तक चलेगा। जिसमें चरण फर्स्ट में क्या होगा कि पहले हम पड़ोसी देशों के साथ एक अध्ययन करेंगे, मास्टर प्लानिंग तैयार करेंगे और क्रूज गठबंधन बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। चरण सेकंड में देखेंगे तो उच्च क्षमता वाले क्रूज स्थानों एवं सर्किटों को सक्रिय करने के लिए नए क्रूज टर्मिनलों, मरीना और गंतव्यों को विकसित करेंगे। चरण थर्ड में अगर हम देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो सभी क्रूज सर्किटों को एकीकृत करने पर ध्वस्त किया गया है, मतलब ध्यान केंद्रित किया गया है। अब ये देखो, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी, ये मैंने आई दृष्टि में नेशनल करंट अफेयर्स में पढ़ा दिया है पूरी डिटेल से। बायोटेक याद होगा, बायोराइड योजना, तो कुछ योजना ऐसी जो लिखी हुई थी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि खिलाड़ियों के लिए रीसेट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। रीसेट राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? 29 अगस्त 2024 को होता है राष्ट्रीय खेल दिवस। इस पर नई दिल्ली में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण परीक्षण रीसेट कार्यक्रम की शुरुआत की। कौन से खिलाड़ी होंगे इसमें? जो सेवानिवृत्त हो चुके होंगे और उनको ट्रेनिंग देने का काम दिया जाएगा। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त एथलीटों को उनकी रोजगार क्षमता और करियर विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया जा सके। और इसमें सामान्यतः 20 से 50 वर्ष की आयु के सेवानिवृत्त एथलीट शामिल हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट किया या फिर राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदक विजेता भी रह चुके हैं। कार्यक्रम शैक्षिक योग्यता के आधार पर 2 स्तरों पर पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। एक तो कक्षा 11वीं और उसके ऊपर का, और एक दूसरा होगा कक्षा 11वीं और उसके नीचे का। तो 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। भारत में मसाला उत्पादन समेत कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जैसे भारत में सर्वाधिक जो मसाले का उत्पादक राज्य है वो मध्य प्रदेश हो गया। छोटी इलायची के मामले में केरल सबसे अधिक है। काली मिर्च के उत्पादन में कर्नाटक है, और ये मिर्च के उत्पादक में देखोगे तो आंध्र प्रदेश है। अदरक उत्पादन में एमपी है। हल्दी के उत्पादन में तेलंगाना है। धनिया के उत्पादन में एमपी है। जीरा के उत्पादन में गुजरात है। लाल मिर्च के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। सौंफ के उत्पादन में गुजरात है। हालांकि इसमें जो 4-5 इंपॉर्टेंट है वो याद होनी चाहिए, जैसे कि मसाला उत्पादक में टोटल मध्य प्रदेश, छोटी इलायची में केरल, काली मिर्च में कर्नाटक, अदरक में एमपी होना चाहिए, हल्दी में तेलंगाना होना चाहिए। ये 4-5 याद हो। और तो और अगर आप देखोगे कि भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी और सबसे बड़ा निर्यातक भी है, यानी इतनी मात्रा में हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसका। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त 2024 को अगले 5 वर्षों यानी कि वित्त वर्ष 2024-25 में अगर हम 5 वर्ष जोड़ें तो वित्त वर्ष 2028-29 तक 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी है। तो इसके तहत अगले 5 वर्षों में कितने घर बनाए जाएंगे? 1 करोड़ घरों के लिए पूरी की पूरी योजना दी जाएगी। और कुल मिला के इस योजना का जो लक्ष्य है 3 करोड़ नए मकानों का निर्माण करना है, जिसमें 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में किए जाएंगे, जिसकी लागत आएगी लगभग 3.61 लाख करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। तो इस योजना के तहत 3 करोड़ में से 2 करोड़ तो ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे और 1 करोड़ आपके शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। अब यहाँ पे हम कुछ प्रदर्शनी और मेले देखेंगे। जैसे COP16 की बात करें, मैंने ऑलरेडी आपको करंट में कल COP15 के बारे में बताया भी था।
COP16 की बात करेंगे तो जैविक विविधता पर जो कन्वेंशन हो रहा है, CBD का कन्वेंशन जो है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, इसके लिए पार्टियों के सम्मेलन COP16 की 16वीं बैठक का आयोजन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक कैली, कोलंबिया में किया गया, जिसकी थीम थी प्रकृति के साथ शांति, यानी कि पीस विद नेचर, पीस विद नेचर। दिसंबर 2022 में मॉन्ट्रियल कनाडा में COP15 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा को अपनाने के बाद यह पहली जैव विविधता कॉप थी जिसमें 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा भी लिया था। अगर हम बात करें भारत की तरफ से तो भारत ने COP16 की बैठक में 30 अक्टूबर 2024 को भारत ने अपनी अपडेटेड राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना को दस्तावेज जारी कर दिए हैं और वैश्विक कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा के साथ संरेखित करते हुए भारत के जैव विविधता संरक्षण प्रयासों के लिए एक रोड मैप भी प्रस्तुत कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 में, तो भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सौजन्य से 5 से 6 नवंबर 2024 को दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया और सम्मेलन की थीम थी एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की या बौद्ध धर्म की भूमिका, और इससे बौद्ध धर्म की समझ को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है अगर हम देखते हैं कि 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024, इसका उद्घाटन 15 से 18 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था, जिसकी थीम थी भविष्य अभी है, भविष्य अभी है। अब आ जाते हैं हम कुछ कंप्यूटर से समेत 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर भी लॉन्च कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है। अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था कि सुपर कंप्यूटर में सबसे अधिक जो सुपर कंप्यूटर है वो दुनिया में कौन सा है, अमेरिका का है। अमेरिका का फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर कह सकते हो। तो इस तरीके से 2-3 नाम वहां के थे। इंडिया की तरफ से भी आपको मैंने बताया था सीडैक में स्थित है, ठीक है, तो याद होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहां पे आप देखोगे कि स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है, जिसको पुणे में, दिल्ली में और कोलकाता में स्थापित किया गया। कहाँ, दिल्ली, पुणे, कोलकाता में स्थापित किया गया। पुणे में कहां पे लगाया, तो विशालकाय मीटर रेडियो टेलीस्कोप, फास्ट रेडियो बस्ट और अन्य खगोलीय घटनाओं का पता लगाने के लिए लगाया गया। दिल्ली में ये इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर पदार्थ विज्ञान और परमाणु भौतिक जैसे क्षेत्रों में रिसर्च को बढ़ावा देगा और कोलकाता में एस.एन. बोस केंद्र भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में उन्नत पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने इसी अवसर पे दोस्तों अर्का और अरुणिका 2.2 नामक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का भी उद्घाटन किया। तो ध्यान देना, ये कंप्यूटिंग सिस्टम है आपका अर्का और अरुणिका 2। और अगर हम देख लेते हैं जरा एक साइंस मतलब कि आपके हेल्थ इश्यूज में देख लेते हैं, तो भारतीय टाइफाइड वैक्सीन जायबैक्स TCV को WHO की मंजूरी मिल गई, क्योंकि भारत ने जो है कि डेंगू की भी एक स्वदेशी वैक्सीन बनाई है, टीका बनाया, जिसमें एक हैजे का भी बनाया। तो मैंने ये सब चीजें आपको पढ़ाई थी आई दृष्टि में, लेकिन ये अभी लेटेस्ट आया अक्टूबर 2024 में। टाइफाइड जो आपको नॉर्मल बुखार हो जाता है, वायरल फीवर टाइफाइड हो जाता है, डॉक्टर कहता है ना कि आपको गर्म पानी पीना, 3-4 दिन से आपका बुखार नहीं जा रहा है, तो इसकी एक भारतीय वैक्सीन बनाई गई, जामवैक TCV। क्या बनाया गया, जामवैक TCV को WHO ने मंजूरी भी दे दी। इसके साथ जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड की यह वैक्सीन WHO की वैश्विक सूची में शामिल हो गई है। टीका निर्माता जो कंपनी है जाइडस, उसने 23 अक्टूबर 2024 को कहा कि हाल ही में भारत सरकार ने इस टीके को मान्यता दी थी। गुजरात के अहमदाबाद में विकसित यह टाइफाइड संयुग्मित टीका 6 माह से लेकर 65 वर्ष तक के लोगों को साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से बचाव के लिए दिया जाएगा। अब आपको अगर टाइफाइड होता है तो आपको हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन की जो कोर्स होता है पूरा दवाइयों के माध्यम से 21 दिन का, वो नहीं करना पड़ेगा। सिंपल एक टीका लगवा लो और आपको टाइफाइड खत्म हो जाएगा। इवन कि भविष्य में कभी टाइफाइड होगा भी नहीं। तो बहुत अच्छा है, क्योंकि होता है क्या दोस्तों, वायरल फीवर, जैसे ही मौसम चेंज होता है वायरल फीवर हो जाता है, रिपोर्ट आती है तो टाइफाइड आ जाता है, जिसमें हमारी पूरी बॉडी इफेक्टिव प्रभावित होती है, बहुत सारी चीजें प्रभावित होती हैं, तो इनसे हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। तो ये एक अच्छा प्रयास रहेगा। अंतरिक्ष की प्रौद्योगिकी में अगर हम देख लेते हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि अंतरिक्ष से धरती पर सुरक्षित उतारा गया है एक रॉकेट को। एलन मस्क की कंपनी ने स्पेस एक्स ने 13 अक्टूबर 2024 को अपनी अब तक की सबसे साहसिक परीक्षण उड़ान पर अपना विशाल स्टारशिप रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। प्रक्षेपण के 7 मिनट के बाद उसका बूस्टर सुरक्षित वापस लौट आया और उसने अपनी मैकेनिकल भुजाओं से 71 मीटर ऊंचे लॉन्च टावर पैड को पकड़ लिया और इसी के साथ अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक नया कीर्तिमान बन गया। यानी यह प्रयास किया जा रहा था कि भाई सुरक्षित क्या हम भारत
मतलब धरती पे वापस ला सकते हैं कि नहीं किसी भी रॉकेट को या किसी भी अंतरिक्ष यान को, तो ये वापस लाने के लिए पूरा एक नया तरीके से कीर्तिमान स्थापित किया है। किस कंपनी ने? एलन मस्क की कंपनी ने किया इस तरीके से। आगे देखते हैं, एक और जो है कि आपको टॉपिक देखने को मिलेगा कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन भेजा गया है। ठीक है, यूरोपीय बृहस्पति का जो चंद्रमा का मतलब है बृहस्पति के उपग्रह जिसे हम कहते हैं मून। तो नासा ने फ्लोरिडा के कैप कैनावरेल में कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं या नहीं, इसका अध्ययन करने के लिए इसे भेजा गया है। और अब तक बृहस्पति के ज्ञात 95 चंद्रमाओं में से भी एक यूरोपा भी है। हालांकि पूरे सौरमंडल में गैनीमीड जो कि बृहस्पति का एक उपग्रह है जो सबसे बड़ा माना जाता है। उम्मीद की जा रही है कि 2030 में बृहस्पति तक पहुंचने की इसकी उम्मीद होगी। और यूरोपा क्लिपर नासा का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है जिसमें ग्रहों की खोज के लिए डिजाइन किया गया है। नासा का अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट देखते हैं, पासंग लहामू शेरपा के नाम पर चंद्रमा के क्रेटर का नाम रखा गया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला पासंग लहामू शेरपा के नाम पर लहामू रखा गया। क्या नाम रखा गया? लहामू रखा गया है। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा 5 अगस्त 2024 को क्रेटर के नाम को मंजूरी भी दे दी गई है। 22 अप्रैल 1993 को पासंग लहामू विश्व की सबसे ऊंची चोटी के शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला बनी है। और लेकिन उतरते समय खराब मौसम के कारण माउंट एवरेस्ट के दक्षिणी शिखर के पास उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अब आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ पुस्तकें हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस पुस्तक का पूरा फोटो लगा दिया है। ठीक है, आप चाहे तो इसकी पूरी पुस्तकों को भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि पूरी पुस्तकों से बेहतर है कि कुछ अपने हिसाब से भी आपको जो लगे कि हाँ ये चीज आ सकती है तो उसको भी पढ़ लेना। बाकी मैंने कुछ पुस्तकों को हाईलाइट किया है जो मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर क्या करता है कि पॉलिटिकल अगर कोई राइटर ने लिखी है तो उसकी पूछ सकता है, या फिर किसी स्पोर्ट्समैन ने लिखी है, या फिर बहुत ही लिटरेचर में फेमस कोई व्यक्ति उसने लिखी हो, तो ऐसे प्रश्न बनने की संभावना हो जाती है। क्लियर है बात? आगे देखते हैं, समथिंग लास्ट समथिंग विंड। हमने अक्सर पढ़ा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, कुछ नहीं से कुछ अच्छा। यहां पे लिख रहे हैं समथिंग लास्ट समथिंग विंड। ये हिलेरी क्लिंटन ने लिखी है जो कि पिछली बार 46 राष्ट्रपति का जो चुनाव था उसमें थी ये, मतलब 45 वाले में अमेरिकी राष्ट्रपति का जो चुनाव था। अनसील्ड की बात करेंगे तो बोरिस जॉनसन पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन के जो हैं, इन्होंने बताया है इस किताब में कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें जिज्ञासु और सूक्ष्म ऊर्जा वाला व्यक्ति कहा है। तो भाई ये एक पॉलिटिकल बुक है और ऐसी बुक पूछने का काम अक्सर एग्जामिनर करते हैं अनशील्ड के नाम से। किसने लिखा है? बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। फ्रीडम की बात करेंगे तो पूर्व जर्मन चांसलर अंजेला मर्केल हैं जो कि जर्मनी के। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति में 50 साल या 5 डिकेड्स 5-10 साल, जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने लिखी है। पावर विद इन द लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम ने यह पुस्तक को लिखा है। ब्रेकिंग द बैरियर्स, अभिषेक दुबे और महावीर रावत। इसमें इन्होंने बताया कि भारत की अब तक के सभी 26 पैरालंपिक पदक विजेताओं की कहानियों का वर्णन, जितने जितने लोग थे जिन्होंने पैरालंपिक्स होने के साथ 26 जो पदक जीत के लेके आए थे, इनकी पूरी कहानी लिखी है ब्रेकिंग द बैरियर्स। ठीक है, बाधाओं को तोड़ते हुए जो है कि विश्व के स्तर पर पदक जीत कर लाए। तो ये पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है। बिहार के गांधीवादी राजनेता नीतीश कुमार है, इसके ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है बिहार सरकार के निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने और उनकी बेटी सांभवी चौधरी ने। अब आ जाते हैं, वैज्ञानिक उद्यमी लाखों महिलाओं को सशक्त बनाना। यह पुस्तक लिखी गई है सौम्या स्वामीनाथन जी के द्वारा। और रतन टाटा अ लाइफ, ये थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। रतन टाटा की लाइफ के बारे में बताया गया है। और आगे देखते हैं, स्मोक एंड एसेज ओपियम्स हिडन स्ट्रीज, यानी अमिताभ घोष जो कि भारतीय लेखक हैं और इनको अपनी इस कृति के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग 2024 के लिए मनोनीत भी किया गया है। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत है, यह गीता सिंह ने लिखा है। माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट अमृत माथुर ने लिखा है। द विनर्स माइंडसेट, ये सेन वाटसन ने लिखा है। आगे देखते हैं, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, ये बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है। बिल गेट्स की क्या है? ये आत्मकथा है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे जी की है। किसके? एम नरवणे जी की है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, यानी कि भाग्य की 4 स्टार। फिर देखते हैं, एक समंदर मेरे अंदर, ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ संजीव
जोशी जी ने लिखा। व्हाई भारत मैटर्स, डॉक्टर एस जयशंकर जी की ये पुस्तक है जो कि बहुत ही चर्चा में रही है, तो ये पुस्तक पूछने के पूरे पूरे चांस मुझे लगते हैं इस बार। बर्निंग रोजेस इन माई गार्डन, यानी कि मेरे बगीचे में जो फूल हैं रोजेस के वो जल रहे हैं, तस्लीमा नसरीन ने लिखी, जो कि एक बांग्लादेशी हैं लेकिन भारत में रहती हैं वीजा के माध्यम से। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इकोनॉमी फ्यूचर, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और रोहित लांबा जी के द्वारा लिखी गई। तो ये दो पुस्तकें याद रखना, एक तो वाई भारत मैटर्स और ब्रेकिंग द मोल्ड, ये दो पुस्तकें बहुत चांस है इस बार आने का। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ नवीनतम पुरस्कार श्रेणियों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे जो लेटेस्ट अगर हमें जो पुरस्कार की बात करनी है तो फेमिना मिस इंडिया 2024, क्या है फेमिना मिस इंडिया 2024 के बारे में बात करेंगे। मुंबई में 16 अक्टूबर 2024 को आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2024 में मध्य प्रदेश के उज्जैन की निकिता पोरवाल ने इस खिताब को जीता। किसने जीता? निकिता पोरवाल ने। और इन्हें जो ताज पहनाया गया वो विजेता की ताज 2023 की मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता ने पहनाया। तो ध्यान देना कि ये जो है वो फेमिना मिस इंडिया वर्ड यूज किया है, मिस यूनिवर्स नहीं, मिस इंडिया फेमिना के नाम से, जो कि मध्य प्रदेश उज्जैन की निकिता पोरवाल ने जीता है और इन्हें 2023 की मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता ने पहनाया। आगे देखते हैं, यहाँ पे मिस इंडिया यूनिवर्स की बात करें, मिस इंडिया यूनिवर्स की बात करते हैं तो राजस्थान के जयपुर में 22 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया, जबकि इससे पहले वाला जो फेमिना वाला पड़ा मुंबई में था। यहाँ पे मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 का खिताब गुजरात की रिया सिंघा ने जीता और इन्हें मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज 2015 की मिस यूनिवर्स उर्वशी रौतेला ने पहनाया। किसने? उर्वशी रौतेला ने पहनाया। आगे देखते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान ही प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जी, ठीक है, इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सिनेमाई सफर और भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए देश के सर्वोच्च सिनेमा अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। हालांकि इसको मैंने पढ़ाया आई दृष्टि में भी, लेकिन यहाँ पे रिपीट कर देता हूं। इन पुरस्कारों की जो घोषणा की गई थी 16 अगस्त 2024 को की गई और ये 3 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें होता है कि आपके फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी। देख लेते हैं हम। तो यहां देखेंगे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात करेंगे तो द प्ले अर्थात आट्टम की बात करेंगे, यह सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में आती है। और निर्देशक की बात करेंगे, जो सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म थी फौजा हरियाणवी की थी। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो थी कांतारा, कन्नड़ भाषा में मतलब कन्नड़ थी और निर्देशक ऋषभ शेट्टी थे। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है वो कच्छ एक्सप्रेस गुजराती। क्या है ये? कच्छ एक्सप्रेस है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे अगर हम, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन रहे? सबसे अच्छे डायरेक्टर सूरज आर बड़जात्या जो कि ऊंचाई नाम की फिल्म में थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी जो कि कांतारा मूवी में है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो कि नित्या मेनन है और मानसी पारेख है। नित्या मेनन ने थिरुचित्रम्बलम पिक्चर में रोल प्ले किया और इन्होंने कच्छ एक्सप्रेस में मानसी पारेख। तो ये दोनों ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में नॉमिनेट होती हैं, जबकि अभिनेता केवल ऋषभ शेट्टी थे। तो ये चीजें हो गई। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक की बात करेंगे तो अरिजीत सिंह ने गाया था केसरिया करके एक गाना, जो कि ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिवा मूवी में, जिसमें आपके रणवीर कपूर भी दिखते हैं। अब सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री मूवीज की बात करें तो मर्सर्स ऑफ द जंगल यानी मराठी भाषा में थी। अब आगे देखते हैं सवाना आजमी के लिए। सवाना आजमी जी को एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया? एक्सीलेंस अवार्ड। वरिष्ठ अभिनेत्री सवाना आजमी को मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज मामी की ओर से 18 अक्टूबर 2024 को आयोजित मुंबई में फिल्म महोत्सव में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो एक्सीलेंस अवार्ड सवाना आजमी को दिया गया। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भी मैंने आपको करा रखा है दृष्टि में, यहां पे भी रिपीट करता हूं। 22 अगस्त 2024 को द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ यानी कि केमिस्ट और बंगलुरु में स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक गोविंद राज पद्मनाभन को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से प्रदान किया गया। तो पहला जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है वो गोविंद राज पद्मनाभन को दिया गया है। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे अगर हम, नेक्स्ट है आपका RGIA को लगातार तीसरी बार इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स दिया गया है। RGIA क्या है भैया? तो देख लो, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगस्त 2024 में तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने लगातार तीसरी बार इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किया। तो ये इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स इनको दिया गया तीसरी बार लगातार, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है।
सोपना कलिंगल को मसाला पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ। 2 जुलाई 2024 को त्रिशूर के कलिंगल बागान की सोपना कलिंगल को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के द्वारा स्थापित मसाला पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें उद्यम विविधीकरण, एकीकृत फसल प्रबंधन रणनीतियों में उनकी पहल के लिए दिया गया और जो एक टिकाऊ मसाला आधारित फसल प्रणाली को बढ़ावा भी देता है। तो कहीं ना कहीं मसाले को जो है कि विविधीकरण लाने के साथ साथ मसाले के उत्पादन में भी बढ़ावा देने के लिए इनके योगदान के लिए इनको मसाला पुरस्कार दिया गया है। स्कॉच समूह का प्लैटिनम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग, जो राज्य का टैक्स विभाग है, इसको स्कॉच समूह द्वारा राजस्व श्रेणी में सर्वोच्च सम्मान का प्लैटिनम पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा? स्कॉच समूह के द्वारा। और इस विभाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रिटर्न स्क्रूटनी नोटिस प्रोजेक्ट के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर देखते हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के विकास के लिए उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए 28 जुलाई 2024 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को। तो यहां पर आपने ये देख लिया। अब देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। जैसे आप देखोगे रेमन मैग्सेसे अवार्ड, देखा जाए तो इसको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है दोस्तों, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। और इसकी घोषणा सितंबर 2024 में की गई थी। वर्ष 2024 का यह पुरस्कार भूटान के कर्मा फुंडसो, वियतनाम के न्यूगेन सी न्योकोंग को, इंडोनेशिया की फरवीजा फरहान, जापान के हायायो मियाजी जाकि थाईलैंड के ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट को देने की घोषणा की गई थी। हालांकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आई दृष्टि में पढ़ाया भी था। और यहां पे जो चौथा वाला आप हम देखते हैं नेक्स्ट, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। ये जो पुरस्कार है थाईलैंड में 25 अक्टूबर 2024 को आयोजित मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब भारत के पंजाब राज्य की रेचल गुप्ता ने जीता है। किसने जीता दोस्तों? रेचल गुप्ता। और पहली बार था कि भारत की किसी सुंदरी ने इस खिताब को जीता है 25 अक्टूबर को जो हुआ मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। आगे देखते हैं, बैंकॉक में आयोजित हो रहा था ये, और इसमें 68 देशों की प्रतियोगियों ने भाग लिया, जिसमें फिलीपींस की क्रिस्टीना ओपिजा फर्स्ट रनअप थी और दूसरी रनअप आपकी म्यांमार की प्रतियोगी सेकंड रनअप थी। आगे देखते हैं, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की बात करेंगे। हालांकि इसका नाम जरूर मिस इंडिया, लेकिन ये भारत के बाहर आयोजित किया जाता है ये प्रोग्राम। अमेरिका के न्यू जर्सी के एडिसन में 20 सितंबर 2024 को आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 में प्रतियोगिता में भारतीय मूल की ध्रुवी पटेल को विजेता घोषित किया गया। और इस प्रतियोगिता की फर्स्ट रनर अप जो है सूरी नाम की लीजा अब्दुल हक, और सेकंड रनअप में मालविका शर्मा थी नीदरलैंड की। ठीक है, हालांकि मिस इंडिया वर्ल्ड भारत से बाहर होने वाली सौंदर्य प्रतियोगिता है, तो इसमें भी कौन जीत के आता है? आपके भारतीय मूल की ध्रुवी पटेल है। ठीक है, अब चलते हैं, यहां पे देख लेते हैं, एमी अवार्ड्स की बात करेंगे। एमी अवार्ड्स 2024 जो कि लॉस एंजलिस अमेरिका में 15 सितंबर 2024 को 76वें एमी अवार्ड 2024 प्रदान किए गए। यह अवार्ड टेलीविजन और उभरते मीडिया प्रदर्शनों के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है। एमी अवार्ड्स 2024 में शोगुन सीरीज सर्वश्रेष्ठ ड्रामा पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी भाषा श्रृंखला बनी है। कॉमेडी श्रेणियों में हैक्स अग्रणी रही है। द बियर की बात करेंगे तो कुल 11 अवार्ड्स जीत के साथ अपना प्रभुत्व दिखाते हुए इस सीजन के कॉमेडी श्रृंखला में सर्वाधिक जीत का नया रिकॉर्ड बनाया। जॉन स्मार्ट की बात करेंगे तो हैक्स में अपनी भूमिका के लिए कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी इन्होंने जीता। अब यहां पर देखो, अभिनेत्री एक थी अन्ना सवाई, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा अभिनेत्री एमी पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई कलाकार बनकर इतिहास रच दिया। और इन्होंने शोगुन शो में दमदार उपस्थिति के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। शोगुन ने टोटल एमी अवार्ड्स में कुल 18 अवार्ड जीते थे। अब हम बात करेंगे आपके नोबेल प्राइज की। देखते हैं नोबेल प्राइज का टॉपिक आता है, अभी नहीं आएगा, अभी हम आगे देख लेंगे। जैव विविधता के लिए मिडोरी अवार्ड 2024 कजाकिस्तान की वेरा बेरोनोवा और पेरू की यसाबेल अगस्टिना कार्डेरना कार्लोस को संरक्षण और स्थिरता के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 29 अक्टूबर 2024 को कैली कोलंबिया में जैव विविधता पर कन्वेंशन कॉप 16 की जो बैठक हो रही थी, मिडोरी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। श्रेयोवी को देखते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर में उपविजेता बनी। फरीदाबाद की 9 वर्षीय श्रेयोवी मेहता वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड में उपविजेता का खिताब मिला। उनकी मनमोहक तस्वीर इन द स्पॉटलाइट में भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में धुंध भरी सुबह में से 2 मोरों की
तस्वीर कैमरे में कैद की गई थी। और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की ओर से दिए जाने वाले इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के 60वें संस्करण के विजेताओं की घोषणा अक्टूबर में लंदन में की गई है। अब आ जाते हैं हम लोग नोबेल प्राइज की तरफ। नोबेल पुरस्कार देखिए 2023 का था, नोट्स में मेरे आई दृष्टि में मैंने लिखा भी था, जो कि मैंने आपको उसी समय मना कर दिया था कि अब ये नया वाला आने वाला तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, तो पुराने वाले को मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 6 जो कैटेगरी में दिए जाते हैं, उसमें चिकित्सा में अगर हम देखते हैं तो चिकित्सा विज्ञान में जो दिया जाता है ये प्राइज विक्टर एम्बोस, क्या नाम है, विक्टर एम्बोस, जो कि MIT मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय में प्राकृतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं, और गैरी रूबकुन, ये भी MIT के शोधार्थी हैं। इन्होंने क्या किया, माइक्रो RNA की खोज की है, माइक्रो RNA और जीन विनियमन की खोज की है। साथ ही साथ बता दें कि माइक्रो RNA मुख्य रूप से कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने के लिए जीन के प्रयोग के तरीके को नियंत्रित करती है। तो चिकित्सा विज्ञान में MIT के दोनों हैं, एक प्रोफेसर है, एक उनके हो सकता है स्कॉलर होंगे, तो विक्टर एम्बोस और गैरी रूबकुन को दिया गया। रसायन विज्ञान की बात करते हैं अगर हम लोग, तो रसायन विज्ञान में ये जो नोबेल प्राइज दिया गया डेविड बेकर, डेमिस हस्साबिस और जॉन जंपर, इन तीनों को दिया गया संयुक्त रूप से, जो कि प्रोटीन पर उनके अनुसंधान के लिए दिया गया है। भौतिकी में देखते हैं तो यहाँ पे भौतिकी का नोबेल जॉन जे हाफील्ड अमेरिका के हैं और जेफरी ई हिंटन UK के हैं। इनको कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करके मशीन लर्निंग में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। साहित्य की बात करेंगे तो दक्षिण कोरिया से संबंधित किसी व्यक्ति को दिया गया, किसको दिया गया है, तो हांगकांग को दिया गया है। शांति से संबंधित बात करेंगे तो जापानी संगठन निहोन हिदांक्यो को दिया गया, इनको 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया। इस संगठन की स्थापना 1956 में की गई थी, निहोन हिदांक्यो। यह जापान के हिरोशिमा नागासाकी में जब परमाणु बम हमले में बचे लोगों की देखभाल करने वाला सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली संगठन भी है। और लास्ट में आते हैं हम अर्थशास्त्र की तरफ। देश की संपन्नता और लोकतंत्र का संबंध रेखांकित करने वाले अमेरिकी अर्थशास्त्री डेरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हालांकि यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको याद नहीं हो पाएगा एकदम से नोबेल प्राइज, लेकिन PDF से अगर आप एक दो बार देखोगे, अलग से पेज में नोट डाउन करके याद करोगे तो ये प्रश्न आ जाएगा, तैयार हो जाएगा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन्होंने अर्थशास्त्र में ध्यान देते हुए निष्कर्ष भी दिया कि अधिनायकवादी सत्ता होने के कारण जिस तरीके से USSR का विघटन हो गया 1990 में और 15-16 देश अलग निकल गए उससे, ठीक इसी तरीके से चीन का भी पतन हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार जिसको दिया जाता है उसको 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है, करीब 10 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। इतनी बड़ी राशि पुरस्कार के स्वरूप में दी जाती है। आगे देख लेते हैं, ये बुकर पुरस्कार वगैरह सब मैंने पढ़ाया। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट सेगमेंट की ओर हम बढ़ रहे हैं, खेल जगत से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? खेल जगत से संबंधित है। चर्चित व्यक्ति की बात करें खेल जगत में तो राफेल नडाल महोदय हैं, जो कि टेनिस के महान खिलाड़ी माने थे। इन्होंने, राफेल नडाल ने अक्टूबर 2024 में अपने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस करियर से संन्यास की घोषणा कर दी। अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। 2001 में 15 वर्ष की आयु में ये शुरू किया था इन्होंने अपना खेलना, और अब तक टोटल 23 वर्ष के करियर में कुल 22 ग्रैंड स्लैम का खिताब ये जीत चुके हैं। और सबसे अधिक जो इन्होंने जीता है वो 14 बार फ्रेंच ओपन जीता है। फ्रेंच ओपन जीता है, बाकी जो है कि US जीता, विंबलडन जीता, वो अलग चीज है। तो सबसे अधिक इन्होंने 14 बार फ्रेंच ओपन जीता है, और इस तरीके के दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। 14 बार जीतने वाले जो राफेल नडाल हैं, ये दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी भी हैं। श्री जेस यानी P श्रीजेश की अगर हम बात करें, जो कि भारतीय गोल पोस्ट की दीवार कहे जाने वाले गोलकीपर PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संन्यास से भी घोषणा कर दी। इन्होंने भी संन्यास ले लिया। गोलकीपर PR श्रीजेश, जो कि 2017 में पद्मश्री, 2021 में देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न से सम्मानित किया गया, और उनके सम्मान में हॉकी इंडिया ने अब 16 नंबर की जो जर्सी थी उसको रिटायर कर दिया। यानी अब ये नंबर किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया जाएगा, जिस तरीके से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। दिनेश कार्तिक की बात करें, पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक को 5 अगस्त 2024 को दक्षिण अफ्रीका की T20 लीग को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। साथ ही साथ इस दिनेश कार्तिक के अलावा दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर AB डिविलियर्स को भी लीग का एम्बेसडर बनाया गया है। दीपा मलिक की बात करेंगे तो जुलाई 2024 में एशिया पैरालंपिक समिति की 34वीं कार्यकारी बोर्ड के बैठक में दीपा मलिक को एशियाई दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया, और इस तरीके से पैरा स्पोर्ट्स और लैंगिक विविधता और एथलीट केंद्रित नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। फिर आगे देख लेते हैं यहाँ पे।
आगे लिखते हैं शिखर धवन के बारे में। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 14 वर्ष के शानदार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर के पश्चात क्रिकेट के सभी प्रारूप यानी T20 हो चाहे वनडे मैच हो 50-50 या टेस्ट में सभी प्रारूपों से इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी। 24 अगस्त 2024 को घोषणा कर दी है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही महान खिलाड़ी थे हमारी इंडियन टीम में। अब और आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार की अगर हम बात करें तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2023-24 के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को सीएट वार्षिक क्रिकेटर रेटिंग पुरस्कारों का वितरण 21 अगस्त 2024 को मुंबई में किया गया, जिन्होंने 2023-24 के दौरान चाहे वो घरेलू सीरीज हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीरीज हो। इसमें अगर आप देखोगे कि इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान व मुख्य कोच रहे राहुल द्रविड़ जी को प्रदान किया गया और खेल प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए बीसीसीआई के जय शाह को भी इस समारोह में सम्मानित किया गया। बाकी अगर आप देखोगे तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ को दिया गया। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन था? रोहित शर्मा। सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय पुरुष बल्लेबाज विराट कोहली हो गए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय गेंदबाज मोहम्मद शमी हो गए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हो गए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट गेंदबाज रविंद्रचंद्र अश्विन हो गए और T20 बल्लेबाज ऑफ द ईयर फिल सॉल्ट इंग्लैंड हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पे इनको और देख लेते हैं कि वर्ष का T20 गेंदबाज की बात करेंगे टीम सऊदी न्यूजीलैंड के हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेटर साई किशोर हैं। सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना। सर्वश्रेष्ठ महिला भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा जी हैं। और इस तरीके से स्मृति चिन्ह महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में कप्तान के रूप में सर्वाधिक मैच हरमनप्रीत ने खेले हैं। और स्मृति चिन्ह टाटा IPL में उत्कृष्ट नेतृत्व श्रेयस अय्यर जी का था। स्मृति चिन्ह महिला टेस्ट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया था शेफाली वर्मा जी ने। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी बीसीसीआई के जो सचिव वर्तमान में जय शाह जी है, अमित शाह जी के बेटे हैं, इनको आईसीसी का अध्यक्ष बना दिया गया है। अक्टूबर 2019 से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव रहे जय शाह अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन पद हेतु निर्विरोध निर्वाचित हुए, यानी कि इनके विरोध में कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं हुआ और इस पद पर न्यूजीलैंड के ग्रेग बर्कले का अब स्थान लेंगे 1 दिसंबर 2024 से। जय शाह ही एकमात्र उम्मीदवार होने के कारण ही उन्हें निर्विरोध आईसीसी चेयरमैन निर्वाचित घोषित कर दिया गया। नीतू डेविड की बात करेंगे तो भारत के एबी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका के, नीतू डेविड भारत के हैं और एलिस्टर कुक इंग्लैंड के हैं, जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यूएई में महिला T20 विश्व कप की बात करें जो अभी हो रहा था 3 से 20 अक्टूबर के दौरान, तो भारत की महिला गेंदबाज नीतू डेविड, पूर्व दक्षिणी अफ्रीकी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स और इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एलिस्टेयर कुक आईसीसी हॉल ऑफ फेम में सूची में शामिल किया गया इनको। और आगे देखते हैं भारतीय स्पिनर रह चुकी नीतू डेविड, जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली देश की दूसरी महिला क्रिकेटर हैं। भारतीय टीम की चयन समिति के अध्यक्ष नीतू को पूर्व कप्तान डायना इडजुली के शामिल किए जाने के बाद 1 साल बाद यह सम्मान दिया गया। अब यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं जिनको आपको पढ़ना होगा उसके थीम के साथ। जैसे अभी हाल ही में 24 अक्टूबर का बीता, देखो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी पूछा जा सकता, लेकिन जो मेरे हिसाब से लगा वो मैंने पढ़ा दिया। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप और भी अतिरिक्त पॉइंट को कवर कर लेना। विश्व पोलियो दिवस, इसका जो है अ ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड, ठीक है, ये एक इसकी थीम है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस किया गया, विश्व को उस डेटा से जोड़ना जिस पर हम भरोसा कर सकें। 16 अक्टूबर में विश्व खाद्य दिवस होता है, बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार। 12 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, प्रोजेक्ट इंसेक्ट्स प्रोजेक्ट बर्ड्स हो जाएगा। 11 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जिसमें भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण क्या है। 7 अक्टूबर को आपके अक्टूबर के पहले सोमवार में जो विश्व पर्यावास दिवस होता है, बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करने की बात है। 2 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी जी की शांति, सहिष्णुता और विरासत का जश्न इसमें मनाया गया। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस की बात करें तो टूरिज्म एंड पीस की बात की गई है। इसी तरीके से 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस, जिसमें भविष्य की दिशा तय करना, सुरक्षा सर्वप्रथम। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, शांति की संस्कृति का विकास करना। 16 सितंबर को आप विश्व ओजोन दिवस सेलिब्रेट करते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाने संबंधित है ये। 1 से 7 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, सभी के लिए पौष्टिक आहार। 17 से 20 सितंबर 2024 8वां भारत जल सप्ताह था, समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए भागीदारी और
सहयोग था। और इसी तरीके से 23 अगस्त 2024 के लिए जो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस सेलिब्रेट किया गया, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना और भारत की अंतरिक्ष गाथा। 25 से 29 अगस्त विश्व जल सप्ताह की बात करेंगे तो सीमाओं को पाटना, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल। और यहाँ पे जरा कुछ लास्ट वाली जो इंपॉर्टेंट है, हालांकि पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, 2-4 और भी हैं। तो 24 मार्च को जो विश्व क्षय रोग दिवस मनाया था, टीबी, तो यस वी कैन एंड टीबी, यानी हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस है, वाटर फॉर पीस, शांति के लिए जल। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस है, वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए समाधान। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस है, गौरैया उन्हें एक ट्वीट मौका दें, मुझे गौरैया से प्यार है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि इंस्पायर इंक्लूजन है। ठीक है, वैसे ये पीडीएफ मैंने आपको ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा, जहां पे लगभग 14.8 के सब्सक्राइबर हो चुके होंगे, वहां पे मैंने इसको कल पोस्ट कर दिया था। बाकी आप पूरी करंट अफेयर्स का समस्या समाधान चाहते हो तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जाना, और जहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी आई दृष्टि करंट अफेयर्स के नाम से। ठीक है, उसमें अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको एमसीक्यू सीरीज भी मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की 1000 सीरीज वाली, आई दृष्टि की सभी मैराथन मिलेंगी, घटनासार की सभी मैराथन मिलेंगी, अपडेटेड वीडियोस मिलेंगे, हर एक चीज आपको वहां पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारा समाधान आपको एक ही वीडियोस में, एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।